बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डे नंबर 3, अप्रैल 16, एक्शन रिसर्च टूल किट की वर्कशॉप। सबसे पहले तो हम थोड़ा सा रिवीजन कर लें कि हमने अब तक क्या बातें की हैं और कल और इससे पहले पिछले 2 दिनों के अंदर हम लोग क्या बात कर चुके हैं। हम लोगों ने एक बार फिर मैं इस बात को रिपीट करूंगा कि हमारी क्लास कंडक्ट होगी डिस्कॉर्ड के ऊपर, और अभी भी काफ़ी कम लोग हैं डिस्कॉर्ड के ऊपर। जो लोग भी क्लास में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो डिस्कॉर्ड को ज्वाइन करें, वहीं पे अपने असाइनमेंट्स वगैरह सबमिट करें। जो भी कन्फ्यूजन है, फॉर एग्जांपल अभी यमुना ने सवाल पूछा, तो ये सवाल यमुना डिस्कॉर्ड पे भी मुझसे पूछ सकती हैं, ठीक है। इसका फ़ायदा ये होता है, इस तरह से जो हम लोग की कम्युनिकेशन का मॉडल चलता है, तो इसमें अगले दिन लेट से टीचर क्लास में पहुंचता है तो शायद उसके पास पहले से सोल्यूशन हो, शायद पहले से उसने उस टॉपिक के ऊपर स्लाइड तैयार की हुई हो। तो ये जो 24/7 हम लोग इस टेक्नोलॉजी की मदद से आपस में कनेक्ट हो सकते हैं, तो उसको हमें एजुकेशन के लिए भी इस्तेमाल करना चाहिए। इट्स नॉट लाइक कि जैसे सिर्फ हमने एक चैनल बनाया हुआ है व्हाट्सएप का, या टीचर बस पोस्ट कर रहे हैं बाकी किसी को अलाउ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग अपने प्रॉब्लम्स, अपने कन्फ्यूजन्स, अपने जो भी सबमिशन है वहाँ पे आप लोग सेंड कर सकते हैं। मेरे दीगर क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी तमाम बातें, जैसे होता है किसी एक स्टूडेंट ने अभी एक मेरी स्टूडेंट उसने एक आइडिया किया, जैसे आप लोग रिकैप दे रहे हैं ना, तो उन्होंने ये कहा कि मैं रिकैप, जैसे हर दफ़ा तो मौका हर किसी को नहीं मिलता, तो उसने अपने तौर पे रिकॉर्डिंग करनी शुरू की, और उसने अपनी रिकॉर्डिंग को, हम लोग बच्चों से वेबसाइट बनवा रहे हैं अपने स्टूडेंट से, तो वो वेबसाइट पे उसने अपनी रिकॉर्डिंग डाली, तो उसने अपना ये आइडिया अपने क्लास फेलो से शेयर किया कि ऐसा भी कर सकते हैं। तो इसी तरीके से देखो, आप लोग रिसर्च में आगे बढ़ोगे ना, तो आप लोग के अंदर सेंस ऑफ कम्युनिटी का होना बहुत ज़रूरी है, कि मुमकिन है आपको कोई लिंक मिल जाए, आपको पता चले फला जगह से पेज डाउनलोड हो सकता है, या मेरे किसी ने कहा कि जी मेरी फला दोस्त की दोस्त है, उसके पास एक्सेस है, उसने कहा कि तुम मुझे पेपर बता देना, डीओआई दे देना, मैं डाउनलोड करके दे दूंगा या दे दूंगी। तो अब ये कम्युनिटी हमारे कब बिल्डअप होगी, जब हम इस तरीके से डिस्कॉर्ड वगैरह को एफिशिएंटली यूज करेंगे। अच्छा, उसके बाद फिर हमने बात अपनी शुरू की थी लिटरेचर रिव्यू से। लिटरेचर रिव्यू क्या है, लिटरेचर रिव्यू की क्या इंपॉर्टेंस है, और लिटरेचर रिव्यू हम क्यों करते हैं। एक्शन रिसर्च के अंदर लिटरेचर रिव्यू का क्या रोल है, इस पर हमने सेर हासिल गुफ्तगू ऑलरेडी कर चुके हैं। फिर हमने गूगल स्कॉलर की बात की। गूगल स्कॉलर के अंदर हमने इस पहलू पे बात की कि उसके अंदर जो टाइम फ्रेम आ रहा होता है, उस टाइम फ्रेम की क्या इंपॉर्टेंस है। आप लोग पीछे दरवाजा बंद कर लीजिएगा, नाइबा दरवाजा बंद कर लीजिएगा, फैन चला ले वहाँ पे। तो टाइम फ्रेम की क्या जरूरत है, टाइम फ्रेम जो है हम इसमें टाइम फ्रेम के ऑप्शन को कैसे यूज कर सकते हैं। इसके अलावा फिर हमने बात की कि साइटेशंस जो है उससे क्या फायदा है। साइटेशंस के जरिए से पेपर की वैल्यू भी थोड़ी हद तक हमें मालूम हो जाती है, और रिलेटेड काम जो है, रिलेटेड जो लिंक्स है वो भी हमारे लिए कितना यूजफुल है। यहाँ पे फिर जवेरिया ने एक एतराज किया था, और आज जो है मेरे ख्याल में नायला भी एतराज कर रही है कि मुझे रेलिवेंट पेपर्स नहीं मिल रहे। तो ये बात बिल्कुल सही है, रेलिवेंट पेपर्स ढूंढना एक चैलेंज होता है। मैं आपको मिसाल बताता हूँ, अभी अपनी इस आईसीटी की इस दफा के सेशन के अंदर मैंने तकरीबन 4 दिन तक गूगल सर्च के बारे में क्लास की कि सर्च कैसे करते हैं। अब आप सब ये कहेंगे कि यार ये भी कोई बताने वाली बात थी, हमें तो पता है सर्च कैसे करते हैं, बचपन से करते आ रहे हैं, शुरू से कर रहे हैं, और ये मेरे स्टूडेंट्स ने भी कहा। लेकिन उन 4 दिन के बाद उन्होंने कहा कि जी सर हमने कुछ नया सीखा। और जब मैंने उनको असाइनमेंट दिए कि यार ये तस्वीर है, ढूंढ के तो बताना ये तस्वीर किस बंदे की है, ये कोटेशन है, ढूंढ के तो बताना कोटेशन किस किताब से है, तब उनको अंदाजा हुआ कि सर्च करना इतना आसान नहीं होता। फर्क सिर्फ इतना है, चूंकि रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर आप लोग को ऐसी चीजों की नीड नहीं पड़ती, तो आप लोग ये फील करते हैं कि हमें इसकी जरूरत, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अब होता क्या है कि थीसिस पे जब आप लोग पहुंचते हैं, रिसर्च पे पहुंचते हैं, तो पहली दफा आप लोगों को चैलेंजिंग काम मिला होता है। हकीकत में देखा जाए तो इतने पूरे तालीमी सालों के अंदर आप लोग ने सारा काम क्या किया होता है, बुरा मत मानिएगा, रट्टा लगा के पास किया होता है अक्सरियत ने। और यूनिवर्सिटी पे पहुंचते हैं तो भी यहाँ पे नोट्स मिल रहे होते हैं, जो टीचर नोट्स देता है वो सबसे मकबूल होता है। और फिर कराची यूनिवर्सिटी वाला जिस तरह से हमारी असेसमेंट करते हैं, जो उन्होंने बेड़ा गर्क किया हुआ है, तो उसके नतीजे में तो बच्चों को कभी भी कोई चैलेंजिंग टास्क नहीं मिलता। यहाँ पहुंच के थीसिस वो चीज़ है जहाँ पे पहुंच के आपको पहली दफ़ा कोई चैलेंजिंग टास्क मिला होता है, और यहाँ पहुंच के आप लोग परेशान हो जाते हैं कि हमें पेपर्स नहीं मिल रहे। तो देखिए, आप इस बात को समझ लीजिए कि वाकयातन रेलिवेंट पेपर्स ढूंढ के लाना एक चैलेंजिंग टास्क है। अगर आज जवेरिया या नायला शिकायत कर रही हैं तो और दूसरे नहीं कर रहे, तो इसका मतलब है कि दूसरों ने अभी काम करना शुरू ही नहीं किया। जब भी दूसरे बैठ के इसको रिसर्च करने बैठेंगे, सर्च करेंगे, तो वाकयातन उनको चैलेंज का सामना करना पड़ेगा। अगेन, सिर्फ पास नहीं होना, आपने यही नहीं कहना कि जी मेरे सुपरवाइजर ने मुझे कहा कि बेटा परेशान मत हो जाएगा। आपने आगे चल के टीचर भी तो बनना है। ऐसा ना हो कि आपका जो बच्चा, आपका जो स्टूडेंट है, उसको आपसे ज्यादा पता हो, या कल स्टूडेंट आपसे आके पूछ रहा हो और आपके जो है चेहरे पे हवाइयां उड़ रही हो कि मुझे तो पता ही नहीं था, ठीक है। उसके बाद फिर हमने बात की थी डीओआई के बारे में। डीओआई क्या है, हम इसको क्यों इस्तेमाल करते हैं, और ये किस तरह से काम करता है। हमने यहाँ पे डीओ फाउंडेशन का जिक्र किया कि ये फाउंडेशन है जो इस बात को इंश्योर करती है कि हर रिसर्च पेपर को एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर
मिल जाए। अब यहाँ पे यमुना का ये सवाल कि सर हमें बास पेपर्स में लिंक नहीं, डीओआई नहीं मिल रहा। देखो पहली बात, मुमकिन है वो रिसर्च पेपर ही ना हो, आप उसको रिसर्च पेपर समझ रहे हैं, वो रिसर्च पेपर ही ना हो। हर पीडीएफ रिसर्च पेपर नहीं होता। सर हबीब अहमद के पेपर्स में डीओआई मिला है आपको? ठीक है, तो हर पीडीएफ को आप रिसर्च पेपर ना समझें, नंबर वन। नंबर टू, बाज़ दफ़ा ये बुक्स भी होती हैं, ठीक। नंबर थ्री, बाज़ दफ़ा आपके पास ऑनलाइन रिसोर्सेज होती हैं, उनको साइट करने का तरीका होता है, आप पढ़ें हर चीज़ को, लेकिन अमूमन हर अच्छे रिसर्च पेपर के साथ डीओआई लाजमन होता है। ओके। और मैं यमुना से मैं बाद में भी बात करूंगा कि वो अपनी रेलिवेंट जो रिसर्च वगैरह का लिंक्स मुझसे शेयर करें, ताकि मुझे समझ में आए कि वो किस चीज़ को खोल के कह रही कि इसमें डीओआई नहीं है। बहरहाल इस वक्त अभी आगे चल के हम इस टॉपिक पे बात भी करेंगे कि दुनिया भर के अंदर ये रिसर्च पब्लिकेशन का काम बहुत ज़्यादा हो रहा है। हर काम एक जैसी क्वालिटी का नहीं है। अगर आपको ये यकीन ना आए कि लोगों ने यूँ समझे घरों में भी दुकानें खोली हुई हैं जहाँ से रिसर्च पेपर्स पब्लिश हो रहे हैं, तो हर किसी ने अपनी वेबसाइट वगैरह को अच्छी तरह से नहीं बनाया होता। देखो मैं तुम लोग को एक खुल के बात बताता हूँ कि जैसे हमारी प्रमोशंस होती है ना, तो उसके अंदर भी प्रमोशन वगैरह के अंदर रिसर्च पब्लिकेशंस को देखा जाता है, स्पेशली यूनिवर्सिटी के अंदर, कि आपकी इतनी नंबर ऑफ पब्लिकेशंस होंगी तो आपको हम प्रमोशन देंगे। फिर आपके एफआईए वगैरह के अंदर भी वहाँ पे भी ये चल रहा होता है कि रिसर्च की है, पीएचडी की है, तुम्हारे कितने अपने फील्ड के मुताबिक तुमने कितनी रिसर्च की है, सही। अब इस चक्कर में लोगों ने क्या किया है, चूंकि ट्रेंड दुनिया भर में चल रहा है, तो लोगों ने इस किस्म की शॉप्स खोल ली हैं कि यार आप हमें पेमेंट करें, आपका पेपर पब्लिश हो जाएगा। तो उनका काम प्रॉपर रिसर्च करना नहीं है, ठीक है, उनका काम सिर्फ पैसे कमाना है। तो मुमकिन है आप शायद उस वेबसाइट पे पहुंच गए हो, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। वेबसाइट सिर्फ यूएस की या यूके की नहीं है, या इंग्लैंड की, यूरोप की नहीं है, आपकी मलेशिया, चाइना और आप किसी तरीके से इंडिया वगैरह में भी लोगों ने जर्नल्स खोले हुए, और उनके जर्नल्स की क्वालिटी में इस किस्म के इश्यूज आते रहते हैं, जैसे यमुना बता रही है। हमने चाइना के पेपर्स पढ़े हैं, उसके अंदर इतनी स्पेलिंग और ग्रामर की मिस्टेक्स कि साफ लग रहा था कि उस बंदे ने एमएस वर्ड के अंदर भी जो स्पेलिंग चेकिंग का ऑप्शन होता है ना, उस वो भी यूज नहीं किया हुआ। तो ये चीजें हैं, जैसे आप लोग घर से बाहर निकलते तो आपको हमेशा एक जैसी क्वालिटी का काम नहीं मिलता। आप लोग ने असेसमेंट देखी, एक हमारे कॉलेज की असेसमेंट है, एक आपकी कराची यूनिवर्सिटी की असेसमेंट है, वो भी देख ली। तो भाई हर दफा एक जैसी चीज नहीं मिलती। ये सिचुएशन रिसर्च के साथ भी है। ओके। अच्छा, फिर उसके बाद हमने बात की डीओआई की एग्जाम्पल की बात की। मैंने आपको बताया कि शुरू में जो लिखा हुआ है https://doi.org, ये कॉमन पार्ट है। उसके आगे दो हिस्से होते हैं, दोनों मिलके आपके पास एक यूनिक आइडेंटिफायर बन रहा होता है। ये वाला जो हिस्सा है आपका, ये अमूमन जर्नल का नंबर होता है, मैगजीन, साइंटिफिक मैगजीन का नंबर होता है। आगे ये आर्टिकल का अपना यूनिक नंबर होता है। दोनों नंबर मिला के यूनिक नंबर बन जाता है। अच्छा, अब हमने उसके बाद फिर बात शुरू की थी कि भाई हमें अपना रिसर्च लॉग मेंटेन करना है। ओके। और हमने डिफरेंट लोगों के रिसर्च लॉग अपनी क्लास में रिव्यू किए थे, उसमें गलतियां वगैरह निकाली थी। अच्छा, फिर कल हमने इस बात को भी रियलाइज किया था कि जब हमारे पास डीओआई मौजूद है और हमें डीओआई का इस्तेमाल समझ में आ गया है, अब हमारे लिए लाजिम नहीं है कि हम लिंक को सेव करें। हमने डीओआई को सेव कर लिया तो काफी है। ओके। तो अब ये एक एग्जाम्पल है आपके सामने जो मैंने शो की कि टाइटल, डीओआई, पब्लिकेशन ईयर, जर्नल और ऑथर। क्या सिर्फ यही कॉलम्स काफी हैं? 5 कॉलम्स नहीं, इससे ज्यादा भी कॉलम होंगे, हम बात करेंगे। अभी तक जितना हमने कवर किया उस लिहाज से इतने कॉलम्स काफी हैं। आप अपने पास एक गूगल शीट बनाए, एक्सेल बनाए, उसमें अपने तमाम रेलिवेंट पेपर्स को इस तरीके से नोट डाउन करना शुरू कर दें। आपने डीओआई को नोट डाउन कर लिया तो आपके लिए फ्यूचर में उस पेपर तक पहुंचना मुश्किल नहीं होगा। आपने पब्लिकेशन ईयर को सेव किया हुआ है, अब आप कह सकते हैं, मिस ने आपसे पूछा, सुपरवाइजर ने पूछा, डॉक्टर सोहेल ने पूछा, हाँ जी तुमने कितने पुराने पेपर्स का लिटरेचर रिव्यू किया था? तो आप बता सकते हैं कि मैंने 2025 के इतने पेपर्स देखे, 2024 के इतने देखे, 2019 के इतने देखे, राइट। लेकिन जब डेटा आपके पास होगा तभी तो आप बता सकते हो। ठीक है। देखो यही इसीलिए आपसे टेबुलेट करवाने के यार, ताकि आपके पास बताना भी आसान हो, खुद आपके पास भी ये डेटा हो। कल फिर मैंने ये भी बात की थी कि हमारी सेंचुरी का सबसे बड़ा इशू एक इन्फॉर्मेशन ओवरलोड है। आपके अपने मोबाइल में इतनी इन्फॉर्मेशन मौजूद है कि आपको याद ही नहीं रहता फला नोट्स कहाँ पर है, फला चीज़ कहाँ पर है। जर्नल का नाम भी सेव कर लें, क्योंकि अगेन अगर इंशाल्लाह ताला आप देखिएगा, सर शर्जील हुए, डॉक्टर सोहेल साहब हुए, और भी टीचर्स यकीनन होंगे, तो ये तो इनका तो मुझे कंफर्म पता है कि वो आपसे जर्नल की भी बात करेंगे। ठीक है, कौन सा जर्नल पढ़ा था, क्योंकि अच्छे जर्नल्स कौन से हैं। सेज जो है अच्छा जर्नल है, डॉक्टर शगुफ्ता, सॉरी डॉक्टर शगुफ्ता नहीं, मिस शगुफ्ता जो हमारे टीचर हैं, उनके पेपर्स भी सेज में पब्लिश हो चुके हैं, शर्जील साहब के भी पब्लिश हुए हैं। साइंस डायरेक्ट जो है ये हमारा साइंस वालों के लिए बहुत अच्छा मैगजीन है, एक प्रेस्टिजियस मैगजीन है, इस पे पब्लिश होना बड़ी बात है। तो ये हो, आखिर में आपके आ गया ऑथर का नाम। ठीक है, यहाँ तक कोई सवाल?
अच्छा, अब जिन लोगों ने इस पे काम किया है, मुझे कुछ लोगों ने कल काम सेंड भी किया था, मैंने सबको सही से रिव्यू अभी नहीं कर सका, बहरहाल। तो अब शायद आप में से किसी के पास सवाल हो कि सर मैंने जो है ना अपना टॉपिक निकाला, तो मेरे टॉपिक के ऊपर जो है वहां तो मुझे इस तरह से 5-6 ऑथर्स के नाम नजर आए, तो सर मैंने सारे ऑथर्स का नाम लिखना है? बात समझ में आ रही है? जब आप लोग ने अभी जब सर्च करना शुरू किया होगा, अगर आप लोग इस पे काम कर रहे हो, तो आप लोग को ये नजर आया होगा कि मोर देन वन ऑथर्स होते हैं। तो अब जहन में यकीनन ये सवाल आता होगा, जब मोर देन वन ऑथर्स है क्या सबका नाम लिखना है? तो इसका जवाब आपके ख्याल में क्या है? तो किसका लिखेंगे फिर, आखिरी वाले का, सबसे लास्ट, पहले वाले का? अमूमन हमारे रिसर्च पब्लिकेशन के अंदर ये नॉर्म होता है कि जो फर्स्ट ऑथर होती है उसकी वैल्यू ज्यादा होती है। तो आप जो अपना डेटाबेस बना रहे हैं उसके अंदर आप फर्स्ट ऑथर का नाम ही सेव कर लें, इट्स मोर देन इनफ। ठीक है। लेकिन आगे और भी चीज़ों पे हम बात करेंगे कि इस तरह से चीज़ों को मैनेज करने का कोई और आसान तरीका भी है, हम उस बारे में भी बात करेंगे। स्टेप बाय स्टेप इस तरह से लेते हुए चल रहे ताकि जब आगे वाले स्टेप्स पे पहुंचे तो आपको उसकी नीड समझ में आ जाए कि हम ऐसा क्यों कर रहे थे। अच्छा, ये तो चलिए सारी बातें हो गई जो इतने दिनों से हम करते आ रहे हैं। अब आज का हमारा मौजू ये है कि हम किस तरीके से रिसर्च को एक्सेस कर सकते हैं। रिसर्च आपने अभी तक जो है डाउन सर्च कर लिया, ठीक है, डीओआई भी मिल गया, लेकिन उस पेपर को हम डाउनलोड किस तरह से करें? आपने देखा होगा कि बाद दफा हम पेपर को डाउनलोड करने जाते हैं तो हमारे पास वो पेपर खुलता नहीं है, पेमेंट मांग रहा होता है, सब्सक्रिप्शन मांग रहा होता है। तो पेपर्स को हम डाउनलोड कैसे कर सकते हैं? अब यहाँ पे हमें थोड़ा सा बताना पड़ेगा कि जर्नल्स की, जो हमारे रिसर्च जर्नल्स हैं, इनकी क्या क्या किस्में होती हैं। पेमेंट के मॉडल के अतबार से बुनियादी तौर पे दो किस्में हैं, एक है ओपन एक्सेस और दूसरी है सब्सक्रिप्शन बेस्ड जर्नल। ये अगेन ये वो टर्मिनोलॉजी है जो आप लोग को पता होनी चाहिए। आजकल हर बंदा, हर दूसरा बंदा पीएचडी कर रहा है, एमफिल कर रहा है। आपकी जो कोलीग्स होंगे वहां पे बात कर रहे हो ओपन एक्सेस की, तो आप हैरान परेशान हो, पता नहीं क्या बात हो रही है। इसलिए जरा सा इस बात को तवज्जो से सुनिएगा। दोनों जर्नल्स के दरमियान फर्क जिस चीज का है वो ये कि पे कौन कर रहा है और पढ़ कौन रहा है। देखो हुआ क्या, मैंने रिसर्च की, चला आप लोगों ने रिसर्च की, ठीक है, आपने बहुत अच्छा सा पेपर बना लिया और अब आप उसको पब्लिश करवाने गए। अब एक मैगजीन वाले ने कहा, अब होता क्या है कि जब ये पब्लिश करवाने जाते हैं तो इसका पीयर रिव्यू होता है। जैसे आप लोग का असाइनमेंट्स होते हैं और आपके असाइनमेंट जो है आपके क्लास फेलोज ही उसको चेक कर रहे हैं, ठीक है। अगर लेट से हम इस काम को ब्लाइंड रिव्यू करवाएं, जैसे मिसाल के तौर पर दानियाल का असाइनमेंट है लेकिन हमने दानियाल का नाम उसमें से हटा दिया, और दानियाल का नाम जो जो असाइनमेंट आप सबके पास पहुंच गया, आप सबने उसको रिव्यू किया और उस पर मार्क्स दिए। अगर ज़्यादातर लोगों ने अच्छे मार्क्स दिए तो दानियाल का असाइनमेंट ऑटोमेटिकली अच्छा हो गया। लेकिन यहाँ पे कोई ये नहीं कहेगा कि किसी ने दानियाल को फेवर किया है, क्योंकि हिना को भी नहीं पता, जवेरिया को भी नहीं पता, किसी को भी नहीं पता कि इसकी दानियाल का पेपर था, क्योंकि दानियाल का नाम हमने असाइनमेंट में से हटा दिया था। ब्लाइंड रिव्यू हुआ, ठीक है। और ये बात समझ में आ गई कि जो रिव्यू कर रहा है, ज्यादा लोगों ने उसको रिव्यू अच्छा किया है, अप्रूव कर दिया, तो उसका मतलब वो काम क्वालिटी का है। ये मतलब होता है पीयर रिव्यू का आसान अल्फाज में, कि पीयर रिव्यू के अंदर आपके कुछ ऐसे एक्सपर्ट्स बैठे हुए होते हैं जो आपके काम को रिव्यू करते हैं और उसकी रोशनी में वो बताते हैं कि हाँ जी ये काम पब्लिशिंग के काबिल है ये काम, ठीक है। अब वो कहते हैं कि यार ये जो बंदा पीयर रिव्यू कर रहा है इसको भी तो पेमेंट दो, इसको भी तो पैसे मिलने चाहिए, वो रिव्यू कर रहा है तुम्हारा जर्नल, तुम्हारा रिसर्च पेपर पब्लिश हो रहा है। तो ऐसे मौके पे ऑथर जो होता है वो खुद पे करता है, ठीक है। ये जो पेमेंट होती है 30,000 से शुरू होती है और 5 से 6 लाख रुपए तक चली जाती है। कंप्यूटर साइंस के जो पेपर्स पब्लिश करवाते हैं उस पर काफ़ी ज़्यादा पैसे देने पड़ जाते हैं। मैंने रिसर्च भी की, मेरी रिसर्च क्वालिटी रिसर्च की, सब कुछ किया। अब जब मैं पब्लिश करवाने जा रहा हूँ तो मुझे उसके लिए पेमेंट भी करनी पड़ रही है, ताकि वो बंदा, उसकी तनख्वाह एक तरह से जो रिव्यू कर रहा है उसकी तनख्वाह है, ठीक है। एजुकेशन के जो पेपर्स आप लोग पब्लिश करवाते हैं अमूमन 50-60 हज़ार रुपए के अंदर अंदर ये काम हो जाता है। कंप्यूटर साइंस वाले से हवाले से कंप्यूटर साइंस के लोग इस हवाले से थोड़ा बदनसीब है कि पेमेंट अच्छी खासी कॉस्टली पड़ जाती है। अच्छा, अब आपने पे कर दिया, पब्लिश हो गया। अब पढ़ने के लिए कौन जा सकता है? ये चीज़ ऑनलाइन अवेलेबल है, कोई भी बंदा उसको पढ़ सकता है, ठीक है। पेमेंट किसने की? ऑथर ने। और पढ़ कोई भी उसको सकता है। अब पाकिस्तान के अंदर बाज़ लोग यूँ भी करते हैं कि उन्होंने ग्रुप्स बनाए हुए होते हैं, ये जो होते हैं 5-5 6-6 ऑथर्स जो आ रहे होते हैं, उसके पीछे एक वजह ये भी होती है कि लोग मिलजुल के उसकी पेमेंट कर रहे होते हैं। और इसके अंदर हमारे मिडिल ईस्ट वाले काफ़ी आगे हैं, जो मिडिल ईस्ट के हमारे सऊदीया वगैरह के लोग काफ़ी आगे हैं। वो कहते हैं पेमेंट हम करेंगे, रिसर्च तुम करना। तो इस तरीके से भी पब्लिशिंग हो रही होती है। बहरहाल ये भी एक बिजनेस चल रहा है। मेरे पास भी बाज़ दफ़ा पूरे मैसेजेस आए कि यार हमने पेपर पब्लिश करवाना, आप इतना पैसे दे दो तो हम आपका नाम इसके अंदर डाल देंगे। तो ये बहरहाल ये एक मॉडल है। पे किसने किया? ऑथर ने या ऑथर के ग्रुप ने, और पढ़ कोई भी सकता है।
अब कोई भी पढ़ सकता है तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, ओपन एक्सेस, ठीक है। अब जो सब्सक्रिप्शन बेस्ड जर्नल है वो बिल्कुल उसकी अपोजिट है। ऑथर से उन्होंने कहा तुम्हें कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है, लेकिन पे कौन करेगा, पढ़ने वाला। इस अब अमूमन इसमें क्या होता है, यूनिवर्सिटीज ने इसकी सब्सक्रिप्शन ली हुई होती है, नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन होती है, ठीक है। तो ऐसे ही यूनिवर्सिटीज ने, डिजिटल लाइब्रेरीज ने इसकी सब्सक्रिप्शन ली हुई होती है। तो अगर आप उस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, उस यूनिवर्सिटी वाले ने पेमेंट की हुई होती है, तो आपको उसकी एक्सेस मिल जाती है। लेकिन यहाँ पे पेमेंट कौन कर रहा है, पढ़ने वाला, और जो ऑथर है उसको पेमेंट नहीं करनी पड़ रही। दोनों तरीकों के अपने फवायद हैं, अपने नुकसान हैं। अब पाकिस्तान में इस वक्त क्या सिचुएशन है, पाकिस्तान के अंदर इस वक्त हमारे पास, आप यूँ समझिए कि हमारे पास एक्सेस नहीं है। और आप कहेंगे सर ये हमारे कॉलेज की खामी है, नहीं ये हमारे कॉलेज की खामी नहीं है, ये अक्सर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर यही इशू चल रहा है। हुआ कुछ यूँ था कि जब ये HEC, जब जिसके पास फंडिंग अच्छी खासी थी अर्ली 2000 के अंदर, डिफरेंट हुकूमत थी पाकिस्तान के अंदर, फंडिंग काफ़ी आ रही थी बाहर से, तो उस ज़माने में HEC वालों ने के पास ये एक्सेस थी, उन्होंने डिजिटल लाइब्रेरी बनाई थी और अक्सर यूनिवर्सिटीज़ को एक्सेस दी हुई थी। तो अगर आप उस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे तो आपको उसकी आप लोग अपना ऑनलाइन पेपर्स को पढ़ सकते थे। लेकिन फिर क्या हुआ कि अब हालात बदल चुके हैं, फंडिंग जो है कम होते जा रही है, तो नतीजा क्या निकला कि अक्सर यूनिवर्सिटीज़ के पास से उसकी एक्सेस ख़त्म हो चुकी है। तो ये एक प्रॉब्लम है जो हम पाकिस्तानी जिसके लिए सफ़र कर रहे हैं। अच्छा, बात सिर्फ यहाँ तक महदूद नहीं है, बात उर्दू वालों के लिए भी है। जो लोग उर्दू में रिसर्च कर रहे हैं सर सफदर के पास, उनको भी ये मसला आता है कि उर्दू का रेलिवेंट चीज़ें मिलती ही नहीं है, इंग्लिश वाली चीज़ें ज़्यादा मिल जाती हैं। अच्छा, अब इससे इतना मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। ये मसला सिर्फ पाकिस्तान के साथ नहीं है, ये मसला दुनिया भर के अंदर है। दुनिया भर के अंदर लोग इस बात को फील कर रहे हैं कि ये जो एजुकेशन है एक धंधा बन चुका है। और ये मेरे अल्फाज नहीं है, दूसरों के अल्फाज, यानी फॉरेनर्स के अल्फाज है। वो भी ये कहते हैं कि यार ये तो बड़ा गलत काम हो रहा है कि एजुकेशन, हम रिसर्च भी कर रहे हैं, हम मेहनत भी कर रहे हैं, और जब पब्लिश करने जा रहे हैं तो भी पैसे देना पड़ रहा है। अच्छा, बिलफर्ज हम पैसे ना दें तो जिसको हम चाहते हैं भाई पढ़ लो, उसको पैसा देना पड़ रहा है। तो ये समझ में आ रही बात, तो लोगों के अंदर ये बेचैनी है, वो कहते हैं कि यार ये हायर एकेडमिया में पब्लिशिंग के नाम पे धोखा चल रहा है, एक धंधा चल रहा है, और लोगों को दोनों हाथों से लूटा जा रहा है, ऑथर को भी लूटा जा रहा है और रीडर को भी लूटा जा रहा है, और जो रिव्यू कर रहा है उसको भी लूटा जा रहा है। ये जो रिव्यू करने वाले लोग होते हैं ना, वो भी हम जैसे ही लोग होते हैं। हमारे आसपास से कोलीग्स होते हैं, वो बता रहे होते हैं कि भाई हम लोग, मैं रिव्यूअर बन गया फला मैगजीन का, बता रहे होते हैं, हमारे अपने ही लोग होते हैं। तो उनको इतने कोई पैसे थोड़ी मिल रहे होते हैं, और उनमें से बास तो ऑनररी बेसिस पे ये काम कर रहे होते हैं, यानी उनको उसके भी पैसे नहीं मिल रहे, यानी सारा पैसा कौन लेके, पब्लिशर। ऐसा है इशू, ठीक है। तो अगर आप लोग यूट्यूब वगैरह पे सर्च करेंगे ना, तो आपको इस बारे में काफ़ी, आपको यूट्यूब के अलावा भी काफ़ी सारा कंटेंट मिल जाएगा कि लोग ने इस सिस्टम के ऊपर तनकीद की है। अब इस सिस्टम के ऊपर तनकीद लोगों ने की तो लोगों ने बगावत करी, उन्होंने उसके ऑल्टरनेट निकालने की कोशिश की। आज हम उन ऑल्टरनेट्स के बारे में बात करेंगे। उन ऑल्टरनेट्स की मदद से हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप अपने रिसर्च से रेलिवेंट पेपर्स जो है वो डाउनलोड करके आप लेकर आएंगे। कल फिर हम इंशाल्लाह बात करेंगे कि हमने उसमें लिटरेचर रिव्यू प्रैक्टिकली कैसे करना है, ताकि नेक्स्ट वीक हम लोग कोशिश करके हम लोग MS वर्ड के ऊपर काम को स्टार्ट कर दें। अब मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा प्रैक्टिकल काम की तरफ लेके जा रहा हूँ। ये याद है कल जो मैं बना रहा था ये रिसर्च लॉग, ठीक है, और यहाँ तक कि मेरे लैपटॉप का चार्ज खत्म हो गया था, तो ये रिसर्च लॉग हमारा पहुंचा था। अब हम बात करते हैं कि हम पेपर को किस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले तो जो वेबसाइट आपको यूज़ करनी है इस काम के लिए, उसका नाम है SciHub, SCI-HUB.RU। अच्छा, आप लोग जो लिख रहे हैं चीज़ों को, मेरे भाई मुझे बताओ, कल लेक्चर की रिकॉर्डिंग मिल गई थी, ऑडियो सही थी, ठीक है, फिर मैं लिंक्स भी शेयर कर दिए, मैं रोजाना डिस्कॉर्ड पे समरी भी डाल रहा हूँ, है या नहीं, लिंक्स भी डाल रहा हूँ, तो लिखने की क्या ज़रूरत है, मुझे ये बताओ। जब हर चीज़ में दे रहा हो तो तुम लोग को क्या ज़रूरत है। तवज्जो से मेरी बात सुनो, ज़्यादा बेहतर ये कि तवज्जो से मेरी बात सुनो। अच्छा, सबसे पहले हम जाते हैं साई हब पे, ठीक है, साई हब। अब ये साई हब चल कैसे रहा है, दुनिया भर के अंदर वॉलंटियर्स ने कहा कि यार हम पेपर्स को ढूंढ ढूंढ के इस वेबसाइट पे अपलोड कर देंगे। और इस पर कैसे ढूंढेंगे, तो बाज़ दफ़ा ऑथर्स ने खुद कर दिया, ठीक है, अगरचे ऑथर्स कानूनी तौर पे पाबंद थे कि वो किसी को फ्री में नहीं देंगे, लेकिन उन्होंने चुपके से ही काम कर दिया। आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि दुनिया भर के अंदर ये इशू चल रहा है, लोग इस बारे में काफ़ी बेचैन हैं। उनको यही फील हो रहा है कि हायर एजुकेशन के नाम पे ज़बरदस्त किस्म का लूट मार मची हुई है। और बाहर तो आप लोग को पता होगा, वहाँ पे तो बैंक से लोन लेके आप लोग पढ़ने जाते हैं, बाहर के लोगों में। और वहाँ पे जितने भी अभी US के इलेक्शंस हुए हैं, बाराक ओबामा के ज़माने से हर US इलेक्शन के अंदर एक बड़ा हॉट इशू रहा है स्टूडेंट लोन का।
स्टूडेंट्स के ऊपर बैंक का इतना बड़ा कर्जा चढ़ा हुआ है कि उनको 20-20 30-30 साल गुजर जाते हैं ग्रेजुएट होने के बाद, लेकिन वो कर्जा नहीं उतार पा रहे। तो वो इतना बड़ा इशू बन, जैसे हमारे यहाँ पे किसी ज़माने में कश्मीर का बड़ा इशू था, हर सियासतदान दावा करते थे मैं आके कश्मीर आज़ाद कराऊंगा। अभी आजकल इकोनॉमी का इशू बना हुआ है और मुख्तलिफ इशूज हमारे सियासत में होते हैं। तो आप अंदाजा लगा लें पिछले 4 से 5 यूएस इलेक्शन के अंदर, हर इलेक्शन के अंदर स्टूडेंट लोन बहुत बड़ा इशू रहा है कि इतना ज़्यादा तलबा पे कर्जा चढ़ जाते हैं पढ़ते पढ़ते कि वो कई कई 30-30 साल तक कर्जा नहीं उतार पा रहे। तो बहरहाल लोगों के अंदर एक बेचैनी है, हम लोग के अंदर भी बेचैनी होती है, लेकिन बस हम लोग सब्र करके बैठ जाते हैं या गालिम गलौज करके बैठ जाते हैं। वहाँ उन लोगों ने ऐसी वेबसाइट बनाई, उन्होंने कहा अपने तौर पे पेपर पब्लिश करेंगे। तो फॉर एग्जांपल अनुषा का पेपर पब्लिश हुआ तो अनुषा ने खुद ही चुपके से भेज दिया कि भाई अपलोड कर दो ताकि लोग पढ़ लें। या यमुना ने अपना पेपर सेंड कर दिया। अच्छा, यमुना की जो यूनिवर्सिटी थी ना उसके पास एक्सेस थी, तो यमुना ने वहाँ से पेपर सारे डाउनलोड किए, 5-6 पेपर डाउनलोड करके उसने वहाँ भेज दिया कि भाई इसको अपलोड कर दो। तो इस तरीके से लोगों ने, अब चोरी का वर्ड मैं यूज नहीं करना चाह रहा, लेकिन मुझे मैं करूंगा बगैर इजाजत। ठीक है, मैं नहीं समझते कि चोरी है, क्योंकि अगर इस तरह से हम सख्ती से पाबंदी करें तो फिर तो हम लोग कभी पढ़ भी ना सकें। ठीक है, तो मैं ये कहूंगा कि बगैर इजाजत लोगों ने पेपर्स को अपलोड किया, और उन तमाम की पेपर्स की सबसे बड़ी जो रिपोजिटरी है वो है साइहब। बदनसीबी से हर अच्छी चीज तवील अरसे तक चल नहीं पाती। तो इस वेबसाइट के ऊपर भी दिल्ली की अदालत में मुकदमा हो गया तकरीबन 2021 में, और कानूनी वजूहत की वजह से उन्होंने नए पेपर्स अपलोड करना रोक दिया। तो 2021 से पहले के पेपर्स तो आपको मिल जाएंगे इसके ऊपर। ठीक है। अच्छा, एक और बात ये भी रही है कि मुख्तलिफ कंट्रीज जो है वो साइहब को, जवेरी के बराबर में कौन बैठा हुआ है? आपका नाम? सानिया। ओके सानिया, आगे आके बैठो, आगे आ जाओ। तो इन्होंने क्या किया कि ये वेबसाइट भी बाज़ दफ़ा ब्लॉक हो जाती है। तो अब आप लोग एड्रेस नोट डाउन करें, बिना एड्रेस को नोट डाउन करने के मैं आपको तरीका बताता हूँ। आप लोग जाके विकीपीडिया सर्च करें, विकीपीडिया साइहब, विकीपीडिया का साइहब आर्टिकल खुला, ऊपर ही उन्होंने सारे लिंक्स दिए हुए हैं। ठीक है, sciahub.ru, sciahub.sc, sciahub.st। ठीक है, इस तरह से सारी वेबसाइट दी हुई है। कल कला आप लोग इस कॉलेज से ग्रेजुएट हो गए और उस वक्त sciahub.ru की वेबसाइट खुली भी नहीं यहाँ पे, ये बंद हो गई। तो परेशान मत हो, विकीपीडिया पर जाए और जो ऑल्टरनेट लिंक्स है उनको ढूंढ के खोल लीजिए। ठीक है, तो ये मुस्तकिल कानूनी जंग चलते रहती है। जो पब्लिशर्स हैं, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, वो ये चाहते हैं कि ये काम ना हो, ये काम बंद हो जाए। जो दूसरे लोग हैं वो चाहते हैं काम जारी रहे। तो आप एक तो साइहब के जरिए से सर्च कर सकते हैं, मैं भी सर्च करके बताता हूँ आपको। इसके अलावा और भी वेबसाइट है, एक और वेबसाइट है लिबजिन या librarygen.is साइमैक। अच्छा, ये बहुत जबरदस्त वेबसाइट है, इस पे आप ई बुक्स भी आपको मिल जाती हैं। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे आपका यहाँ पे लिंक का नाम है libgen.is। ठीक है, यहाँ पे आप जाके नॉन फिक्शन, फिक्शन नॉवेल्स वगैरह सर्च कर लें। इंग्लिश का मवाद तो बहुत बेतहाशा मौजूद है। ठीक है, अगर आप लोग, वैसे बता रहा हूँ, अगर गुड रीड्स का मेरा प्रोफाइल देखें तो अल्लाह का शुक्र है आपको तकरीबन 600-700 किताबें नजर आ जाएंगी। गुड रीड्स का पता है? वैसे फेसबुक है, वैसे गुड रीड्स है बुक रीडिंग के लिए। तो अगर मैंने इतनी किताबें पढ़ी हैं तो उसके पीछे वजह कमाल मुझसे ज़्यादा लिबजिन का कमाल है। क्योंकि उन्होंने इतना सारा कंटेंट डाला हुआ है कि मेरी किताबें इजीली एक्सेसिबल हैं। वरना मुझे याद है कि एक दफ़ा मैं 3,000 रुपये लेके शॉप पे गया तो सिर्फ एक किताब ही परचेज करके वापस आ सका था। तो ये इस किस्म की रिसोर्सेज हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, स्पेशली हम अंडर डेवलप कंट्रीज़ के लिए। हमारे पास एक वांटेड ना हो तो हम किस तरह से पढ़ पाएंगे? आप गए साइंटिफिक आर्टिकल्स पे क्लिक किया, यहाँ पे भी जाके आप सर्च कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी देखो तुम्हें तरीका बता रहा है कि आर्टिकल का टाइटल डाल दो, टाइटल प्लस ऑथर का नाम डाल दो, या DOI डाल दो। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। एक और भी है, ये अनस आर्काइव डॉट ओ आर जी साइड DB, हम इसको भी एनास, सॉरी नॉट अनस, एनास, एनास आर्काइव। ठीक है, हम इसको भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज है ओपन एक्सेस। अच्छा, ये जो ओपन एक्सेस बटन है ना, ये बेसिकली आप चाहे तो इसको इंस्टॉल भी कर सकते हैं क्रोम के अंदर। ठीक है, वरना आप इसकी वेबसाइट को यूज कर लें। अच्छा, अब आप लोग कहेंगे कि सर मैं आपको करके दिखा रहा हूँ और ये लिंक्स के बारे में परेशान ना हो, ये सारे लिंक्स आप लोग को डिस्कॉर्ड के ऊपर मिल जाएंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक है, अभी हम लोग किसी पेपर को सर्च करने की कोशिश करते हैं। हाँ जी, गूगल स्कॉलर पे क्या सर्च करें? मल्टीमीडिया इन क्लासरूम, और मल्टीमीडिया इन क्लासरूम 2001 का कौन सा पेपर को खोलना है आप बताओ? ये खोल लें। ठीक है, इसकी साइटेशन भी 141 साइटेशन है, तो अच्छा पेपर है, इसका मतलब है काफ़ी लोगों ने इसको पढ़ा है।
अच्छा, इसका DOI कहाँ पर है? कंट्रोल F, DOI। मैंने देखा कंट्रोल F करके कैसे सर्च किया। ठीक है, यहाँ पे DOI आ गया, सिलेक्ट किया मैंने, कंट्रोल C, कॉपी कर लिया। पता है ना कंट्रोल C से कॉपी होता है। ठीक है, हाँ जी, साइड हब पे गए, साइड हब पे जाके मैंने इसका रेफरेंस डाल दिया। अच्छा, अब यहाँ पे यार एक थोड़ी सी मसला है। बाज वेब्स देखो, यहाँ पे पूरा लिंक डाल दिया, लेकिन बाज रिसोर्सेज ऐसी होती हैं, वो कहते हैं कि शुरू में जो HTTPS लिखा हुआ है ना, इसको हटा के दो मुझे। तो डिपेंड करता है, हम ट्राई करते हैं। हमें पता तो चल गया ना कि यूनिक चीजें कौन सी होती हैं, आखिर के दो चीजों को मिला दो तो वो यूनिक आइडेंटिफायर बन रहा है। पहले तो हम इस पूरे लिंक को ट्राई करते हैं। ओपन दिस पेज हैज बीन ब्लॉक्ड। अच्छा, ये मेरे एक्सटेंशन चल रहा है, इसकी वजह से ब्लॉक हुआ है। इस एक्सटेंशन को अगर मैं डिसेबल करूं और रिफ्रेश करूं, हाँ जी, मिल गया पेपर। आराम से इसको मैं डाउनलोड कर लूं, यहाँ से कर लूं। समझ में आ गया। एक्सटेंशन जो अभी हुआ था वो आप लोग को मसला फेस नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि एक्सटेंशन आप लोग के पास नहीं है। ठीक है, एक्सटेंशन के बारे में परेशान मत होना। इसको मैं सेव कर लेता हूँ यहाँ पे, पहले तो मैंने सेव कर लिया। अच्छा, अब अच्छा, अब सवाल ये होता है कि देखो, अभी जो डॉक्यूमेंट को मैंने सेव किया है वो भी मैं दिखा दूं आप लोग को कि आपने अपने पास फोल्डर पे कैसे सेव करना है। एक मिनट प्लीज। डाउनलोड्स में गए। अच्छा, अब मेरा मशवरा आप लोग को ये है कि डॉक्यूमेंट्स को जब आप सेव कर रहे हैं, सबसे इतना तो खैर ऑब्वियस है कि आप लोग यार एक फोल्डर बना के उसमें उसको सेव करेंगे। डॉक्यूमेंट का नाम ऐसा हो, कैसे डॉक्यूमेंट का नाम रखा जाए? मशवरा मेरा ये है कि डॉक्यूमेंट का नाम आप ऐसा रखें कि ताकि फ्यूचर में आपको उसको ढूंढना, समझना, सॉर्ट करना आपके लिए आसान हो जाए। सबसे पहली चीज तो मैं इसमें ये करूंगा कि पेपर पब्लिश किस साल हुआ था। इसका DOI हमने कहाँ से उठाया था? कहाँ पे? 2024 के अंदर? नहीं नहीं, 2004। ठीक है, 2004। ओके, मैं सबसे पहले तो इसके नाम के शुरू ही में डाल दूँ 2004। रीनेम किया मैंने 2004। ठीक है, उसके बाद ठीक है जी, शुरू में आ गया आपका 2004। उसके बाद मुझे असूलन करने के चाहिए कि जो DOI का जो यूनिक पार्ट था ना, उसको भी मैं इसके अंदर डाल दूँ। अब देखो इसका फायदा क्या होगा। कल कला तुमने तुम्हारा पेपर तुमने किसी को सेंड किया, ठीक है, या अपने टीचर को सेंड किया, टीचर ने तुम्हें वापस सेंड किया, कुछ भी हो, तुम्हारे पास दो इन्फॉर्मेशन उसके फाइल नाम के अंदर ही मौजूद है। पेपर पब्लिश कब हुआ था और उसका DOI क्या था। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि क्या पता उस PDF के अंदर DOI मौजूद ना हो, लेकिन तुम्हारे पास तो मौजूद होगी, तुम्हारे रिकॉर्ड में तो आ गया कि यार ये वाला पेपर जो था ना, ये वो वाला है। जो मैंने अपने गूगल शीट में पेपर डाला हुआ था ना, ये वो वाला पेपर है। समझ में आई मेरी बात? और 2004 वगैरह जब तुमने शुरू में लिखा हुआ तो तुम्हारे लिए आसान होगा उसको सॉर्ट करना। फोल्डर के अंदर तुम सॉर्ट कर लो कि लेटेस्ट पेपर कौन सा है, पुराना वाला पेपर कौन सा है। बात समझ में आई? अच्छा, अब ये क्यों कर रहे हैं? यहाँ तो अभी हमारे पास सिर्फ एक पेपर है, लेकिन जब आप लोग काम करेंगे तो आप लोग के पास कितने पेपर होंगे? कम से कम 10 से 20 पेपर तो होने चाहिए। तो 20 पेपर के अंदर क्या आप लोग को कंफ्यूजन नहीं होगा कि पहला वाला पेपर कौन सा था, आखिरी वाला पेपर कौन सा था? क्या वहां कंफ्यूजन नहीं होगी यार, ये वाला जो पेपर मैंने गूगल शीट में डाला था ना, रोल नंबर 4 के ऊपर, जिसका टाइटल ये था, वो पेपर कहाँ पर है? तो भाई इस तरीके से आप DOI की मदद से उसको आप अपने पास सर्च कर सकेंगे। तो इसका DOI क्या था? मैं राइट क्लिक किया इसके ऊपर, मेरे क्लिपबोर्ड के अंदर वो मौजूद है। मैं शुरू में गया, मैंने डैश लगाया, डैश लगाने के बाद मैंने कंट्रोल V। अब मजे की बात यह है कि देखो ये खुद ही बता रहा है कि भाई स्लैश वगैरह इस्तेमाल नहीं हो सकता। ठीक है, तो मैंने इस पूरे हिस्से को यहाँ से हटा, HTTPS DOI की जरूरत नहीं है। जो उसका यूनिक नंबर था बस वो यहाँ पर आ गया। ठीक है, हो गया भाई। अब इस तरीके से फ्यूचर के अंदर अगर मैंने सर्च करना है कि भाई मेरा ये फला DOI वाला पेपर कौन सा था, तो मैं बासानी इसको सर्च कर सकता हूँ। अच्छा, इसका 10.1108 के बाद स्लैश आ रहा है, तो मैं स्लैश की जगह, स्लैश चूंकि फाइल नेम एक्सेप्ट नहीं है, तो मैं उसकी जगह पे डैश लगा दूंगा।
10.1108, यहाँ पे मैंने लगा दिया डैश। ठीक है भाई, हो गया, मेरे पास फाइल का नंबर आ गया। अब देखो इस तरह से, अब इसी फाइल के नाम से मैं आपसे पूछूं, हाँ जी ये पेपर कब पब्लिश हुआ था और इसका डीओआई क्या है, वो आपको नजर आ रहा है, ठीक है, पूरा लंबा सा नंबर है। अच्छा, अब एक और पेपर भी हम सर्च कर लेते हैं। अब हम चलते हैं, अब किसी और सोर्स को इस्तेमाल करके देखते हैं। इसको देखते हैं, इसको साइट किसने किया, 2004 का पेपर था ना, कहाँ गया, ये रहा 141, इसको जरा साइटेड बाय निकालते हैं। ओके, स्प्रिंगर का पेपर है और 2024 का है, इसको भी ट्राई कर लेते हैं। इसको मैंने खोला, कंट्रोल एफ, डीओआई, मिल गया। नहीं, रेफरेंसेस, इसके अपना डीओआई कहाँ पर है, अ, ये कह रहा है, अच्छा ये रहा इसका। चलो इसको कर लेते हैं, इसको सर्च करते हैं आप। ठीक है, कंट्रोल सी। अच्छा, ये इस पेपर में जो रेफरेंसेस है ना, ये उनके डीओआई है, इस पेपर का अपना नहीं है। इसका अपना कहाँ है, इसका अपना ये रहा, साइड दिस आर्टिकल, बिल्कुल नीचे साइड दिस आर्टिकल। और ये इस पेपर का अपना डीओआई है। अगर हमें शक है तो कोई बात नहीं, इसको हम कॉपी पेस्ट किया, यहाँ पे सर्च करके देख लेते हैं। हाँ जी, वहीं पे पहुंच गया। इसका मतलब है अपने इसी पेपर का हमें डीओआई मिल गया। अब इसको हम दोबारा साइहब पे सर्च करते हैं, वापस गए साइहब पे, दोबारा मैंने रेफरेंस डाला और ओपन। हाँ जी, अनफॉर्चुनेटली साइहब डजंट हैव द रिक्वेस्टेड डॉक्यूमेंट, तो ऐसा होगा कि आप कभी किसी पेपर को सर्च करेंगे वो नहीं मिलेगा। वैसे मैं आपको अपने तौर पे बता रहा हूँ, ये पेपर इसलिए नहीं कि कब पब्लिश हुआ है, जो 2024 में, और 2024 के डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अपडेट 2021 के बाद से वो डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं कर रहे। अब हम जो ऑल्टरनेट सोर्सेस है उस पर जाके देखेंगे। ये आ गया हमारे लिबजन, हम यहाँ पे इस डीओ को डाल के देखते हैं, सर्च, नो आर्टिकल्स फाउंड। अच्छा, इसमें एक काम करते हैं, इसमें जो लिखा हुआ है ना DOI.OJ, इसको हटा के देखते हैं। इसको हटा दिया हमने, ठीक है, और दोबारा इसको सर्च करके देखते हैं, नहीं मिला। ठीक है, अच्छा जी आगे चलें, यहाँ पे ट्राई करते हैं। ये था हमारा एनास आर्काइव, इसको भी ट्राई कर लेते हैं, डीवाई डाला मैंने, ओपन। ओके, रिकॉर्ड इन आना, अब देखो इस तरह से चल रहा है, ठीक है, यहाँ पे इसको क्लिक किया हमने, इस वाले लिंक के ऊपर। जी वही पेपर है, डाउनलोड, फास्ट डाउनलोड, स्लो डाउनलोड, यहाँ पे जाके उसको डाउनलोड करके देख लेते हैं, ऑप्शन वन। ओके जी, अब वो भी कह रहा है कि भाई ये पेपर हमारे पास अवेलेबल नहीं है, वो लिख रहा है ना, sai.db इज अ कंटिन्यूशन ऑफ साई हब, ठीक है, और साई हब इज पॉज अपलोडिंग न्यू पेपर्स, ओपन करो भाई, नहीं मिल रहा, डाउनलोड करके नहीं दे रहा है। ठीक है, एक और चीज़ ट्राई कर लेते हैं, IPFS गेटवे। अब आप कहेंगे सर ये क्या, आप बार बार ट्राई करें, भाई ऐसा करना पड़ता है, यहाँ पे भी हमें लिंक नहीं मिला। तो भाई ऐसा ही होता है, पेपर्स को ढूंढने के लिए इसी तरीके से करना पड़ता है, हर दफ़ा पेपर नहीं मिलता। चलो जी, एनास आर्काइव जो थी वो तो नाकाम हो गई, हम आगे बढ़ते हैं। हम आ गए इस पे ओपन एक्सेस बटन, यहाँ पे दोबारा हमने वो आर्टिकल का डीवाई डाला और इसको सर्च किया। चलो जी, वो कह रहा है कि भाई ये अवेलेबल नहीं है, अलबत्ता हम आपके बिहाफ पे ऑथर से रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे आप अपना ईमेल एड्रेस डाल दें, जो भी आपका ईमेल एड्रेस है, मैंने अपना ईमेल एड्रेस डाला, talha@gc.edu.pk, कंटिन्यू पे क्लिक किया। ये मेरे बिहाफ पे उस ऑथर को ईमेल कर देगा कि यार अगर आप चाहें तो तलहा को पेपर भेज दें। तो बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि हम लोग ऑथर्स को पर्सनली ईमेल करते हैं, बाज़ दफ़ा ऑथर जवाब दे देता है, बाज़ दफ़ा नहीं देता। बाज़ दफ़ा जब ऑथर जवाब देता है, साथ में अपने पेपर की PDF भी आपको भेज देता है। अब देखो दो तरह से होता है, बाज़ दफ़ा उनके पास प्री प्रिंट होता है, ठीक है, प्री प्रिंट का मतलब ये होता है कि पब्लिश होने से पहले, जैसे होता है ना कि रफ में उन्होंने नोट्स वगैरह बना के रखे हुए हैं, तो बाज़ दफ़ा वो रफ पेपर ही आपको भेज देता है, आपको अंदाज़ा हो जाए कि उसके अंदर किस मौजूआत के ऊपर बात
की गई है। ठीक है, चले जी, तो ये हमें नहीं मिला, हम किसी और पेपर को ट्राई करते हैं। 2020 वाला पेपर, चलो अच्छा, इसके अलावा आगे nature.com 2023, ये भी मेरे ख्याल में नहीं मिलेगा। इस 2021 का ये पेपर, इसको ट्राई करते हैं। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट दिया हुआ है। अच्छा, अब आप लोग कह सकते हैं, अच्छा ये पूरा पेपर वैसे ही ऑनलाइन अवेलेबल है, फ्री में देख रहे हैं, पूरा पेपर मौजूद है। ठीक है, अच्छा अब आप लोग कह सकते हैं कि सर लेटेस्ट पेपर नहीं है तो क्या करें। यार अभी मैं आपको बस ये बता रहा हूँ कि पाकिस्तान के अंदर लोग इस वक्त ये कर रहे हैं कि अपने टॉपिक पे नॉलेज बनाने के लिए तो वो पुराने पेपर जितने भी होते हैं उन तमाम को रीड कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन नए पेपर्स की कमी की वजह से वो करते क्या है कि वो सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट पढ़ लेते हैं। जैसे अभी ये पेपर था, स्प्रिंगर का लिंक खुला हुआ है। ठीक है, इसका जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल थी उसका एब्स्ट्रैक्ट पढ़ लिया, और इसी के बेसिस पे वो कहते हैं कि जी हमने पढ़ लिया था उसको। ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान में सबको पता है कि प्रॉब्लम चल रही है, हमारे पास एक्सेस नहीं है। ठीक है, तो ये मतलब हमारी सिचुएशन है, ये हमारा सिनेरियो है। और आप देखेंगे जैसे जैसे वक्त गुजरता चला जाएगा, आप लोग जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, आप अगले सालों के अंदर और पुराने पेपर, हमें नए पेपर मिलना और कम हो जाएंगे, गैप बढ़ता जाएगा ना। तो बहरहाल एक जेन्युइन इशू है, और अभी तक हमारे यूनिवर्सिटीज ने इस जेन्युइन मसले को अभी तक कोई सॉल्व नहीं किया है। एचईसी ये कह रहा है यूनिवर्सिटीज अपने तौर पे इस मसले को रिजॉल्व करें। यूनिवर्सिटीज जो है इस पे पैसे लगाने को तैयार नहीं है, जो पब्लिशर्स है वो पैसे कम करने को तैयार नहीं है। नुकसान किसका हो रहा है? हमारा हो रहा है। बहरहाल जितने पुराने पेपर्स हो उसको आप लोग को लाजमन रीड करना चाहिए। कम अज कम ये होगा कि नए पेपर्स का जब आप एब्स्ट्रैक्ट पढ़ेंगे तो आप लोग को हैरानी या परेशानी नहीं होगी इसके अंदर है क्या। ठीक है, कोई और किसी के जहन में आता है तो मैं चाह रहा हूँ कि एक और टॉपिक को भी हम लोग सर्च करके देख लें। और कुछ बताएं आप लोग। ओके, अच्छा मैं इसको ट्राई कर लूँ एक दफ़ा। ओके, इन्हांसिंग एंटरप्रेन्योरियल कॉम्पिटेंसीज थ्रू इंटेंशनली डिजाइन पॉडकास्ट, ये 2021 का है, इसको ट्राई कर लेते हैं ये अवेलेबल है या नहीं है। ठीक है जी, इसका आगे DOI, कंट्रोल C, सबसे पहले हम गए साय हब के ऊपर, दोबारा मैंने इस पर क्लिक किया, साय हब, यहाँ पहुँचे, यहाँ पे जाके मैंने लिंक को कॉपी किया, ओपन, चलो जी खुल गया। ठीक है जी, डाउनलोड किया। पब्लिश कब हुआ था? 2021 में हुआ था ना ये। बेहतर है कि यार मैं इसी वक्त उसका नाम चेंज कर दूं, शुरू में आके 2021, और दूसरा मेरा आ गया DOI, मैंने डाल दिया। DOI के अंदर मैंने ये HTTPS वाला ऐसा हटा दिया, और स्लैश को चेंज करके मैंने डैश लगा दिया। ठीक है, सेव कर दिया। अब इस तरीके से मेरे पास मेरी आर्काइव के अंदर, मेरे फोल्डर के अंदर ये दो पेपर्स आ गए। ये वाला पेपर कब पब्लिश हुआ था? दानियाल। और ये वाला पेपर कब हुआ था? और दोनों के हमारे पास DOI दोनों के मौजूद हैं। ठीक है, अच्छा मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग को रोक रहा हूँ। और मेरे ख्याल में आज का लेक्चर इतना है, इतना हो गया कि आप लोग अब इस काबिल हो गए हैं कि आप लोग जो हैं अब अपने तौर पे पेपर्स को डाउनलोड कर सकते हैं। मेरा देखें, हमारे इस वर्कशॉप का बहुत बड़ा मकसद ये था प्रैक्टिकल काम करना, वरना चाहते तो हम ये वाला काम IT जोन में भी कर सकते थे। फैन ऑन कर लें आप लोग, चाहते तो हम लोग ये काम IT फैन ऑन कर लें, चाहते तो हम लोग ये वाला काम IT जोन में भी कर सकते थे, लेकिन लैब में करने का मकसद ये था हम यहाँ पे प्रैक्टिकल करें। अब मसला कुछ ये हुआ कि हमारे यहाँ स्केजुलिंग कॉन्फ्लिक्ट की वजह से एक तो हमारे स्टूडेंट्स बहुत लेट आ रहे हैं, और इवन 4 ईयर के कुछ बच्चे जल्दी आ रहे हैं, तो कुछ और भी देर से आ रहे हैं, कुछ 12:25 पे आ रहे हैं। एक तो ये कि जो हमारे 2.5 के स्टूडेंट्स होते हैं उनको मैं ये कहूँगा 11:30 बजे पहुंच जाए यहाँ पे। लैब खुली हुई होती है, यहाँ पे आके प्रैक्टिकल काम करना शुरू करें। कोई सवाल है तो मुझसे पूछे, खामा खामे ऐसा ना हो कि जो हमारा प्रैक्टिकल वाला काम है वो रह जाए। जो 4 ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनको मैं ये कहूंगा कि यार आप लोग 12:20 से पहले पहले कोशिश करें लैब में पहुंच जाए। मुझे यकीन है कि आपके टीचर्स भी आपके साथ कोऑपरेट करेंगे, तमाम टीचर्स की मैं इनके साथ काम कर चुका, मुझे अंदाजा है कोई भी खामा खामे तंग करने वाला नहीं। उनको बता दें कि जी हमारी क्लास है तो वो छोड़ देते हैं। 12:20 पर आ जाएंगे तो हमें थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा। आप में से जिनको जल्दी जाना वो 1 बजे चले गए, बाकी लोग यहाँ पे प्रैक्टिकल काम अपना कंटिन्यू कर लेंगे, क्योंकि वर्कशॉप का मकसद था हमारा प्रैक्टिकल करना और थोड़ा सा हमें तेजी से काम करना है। आज चाहे तो बैठे रहें, अभी यहाँ बैठ के डाउनलोड कर लें, चाहे तो घर पे जाके डाउनलोड कर लें। ठीक है, अलबत्ता कल आज लाजमन उसको डाउनलोड कर लें ताकि कल हम बात कर सकें कि पेपर्स को रीड कैसे करना है, पेपर्स से हमने नोट्स कैसे बनाने। नेक्स्ट वीक पे मेरी कोशिश होगी कि हम डायरेक्टली MS वर्ड पे बात शुरू कर रहे कि लिखना कैसे। अब इस पेस इतना तेजी से चलेगा, हम आपका वेट नहीं कर सकते कि आपको समझ में आएगा या आपको मूड होगा काम करने का, तो हम इस काम को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ये बात हो गई। अच्छा, और किसी के जहन में कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन? ठीक है, बस मैं यहाँ पे लेक्चर क्लोज कर रहा हूँ।